Very good evening, everyone. My name is Dr. Shubham Singhania and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं, बहुत ही मजेदार वीडियो लेके आया हूं, बहुत ही काम की वीडियो लेके आया हूं जो आप सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है. तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. Today's video is all about my experience as an assistant professor at Delhi University. जी हाँ, मुझे कुछ अप्रोक्सीमेटली 6 months का एक्सपीरियंस है ऑफ टीचिंग एट दिल्ली यूनिवर्सिटी जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं. एंड बिफोर दैट लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट द कॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट कि कौन से कॉलेज में मैंने पढ़ाया था, वो एक अननेसेसरी फ्यूटाइल सी इंफॉर्मेशन है. बट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, जिस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस हुआ, जो चीजें मुझे सीखने को मिली, जो सीखने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उन सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं. एंड आई एम वेरी श्योर कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने नेट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, यूजीसी नेट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और उसके बाद आप लोग भी अप्लाई करना शुरू करोगे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोबेबली एज अ पीएचडी स्कॉलर. तो आज हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर का काम क्या होता है, क्या क्या उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, क्या सारी चीजें उसे करनी होती है, ताकि आप एक बेटर और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव डन, फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज टीचिंग. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को यही लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग है. ठीक है, टीचिंग का क्या मतलब है? क्लास के अंदर जाना, पढ़ाना और फिर वापस आ जाना. तो सबसे पहले तो मैं कुछ टीचिंग के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपको बता दूं कि टीचिंग के अंदर आपको क्या क्या करना पड़ता है. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि कॉलेजेस के अंदर बहुत सीनियर प्रोफेसर होते हैं, तो अगर आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करते हो तो ये बहुत कम चांसेस हैं कि आपको कोर सब्जेक्ट्स मिले. ये आपको जानना बहुत जरूरी है. कोर सब्जेक्ट से क्या मतलब है? अगर आप ये समझते हो कि सर मैं तो फाइनेंस का एक्सपर्ट हूं, या लेट्स से सर मैं तो एचआर का एक्सपर्ट हूं, तो सर मुझे जाते क्या फाइनेंस और एचआर पढ़ाने को मिलेगा? तो आंसर इज सर्टेनली नो. इनिशियल लेवल पे बहुत ही कम ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पे कोर फाइनेंस और एचआर सब्जेक्ट पढ़ाने दे देते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहां पे क्या बात कर रहा हूं, मतलब जो आपके स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट. इनिशियल टाइम पे आपको कुछ आसान सा सब्जेक्ट मिलता है. फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको मिल गया बिजनेस कम्युनिकेशन, आपको मिल गया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो बेसिक सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं. कोर स्पेशलाइजेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, ये सब आपको इनिशियली नहीं मिलते हैं. आप अगर थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो अपने एक्सपीरियंसेस को, तो जब आप अपनी ग्रेजुएशन में थे, स्पेसिफिकली मैं ग्रेजुएशन के बारे में बात करूं, तो उस समय भी जो आपको बेसिक सब्जेक्ट्स होते थे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे जो फैकल्टीज थे, ये सारे के सारे मेजरली यंग फैकल्टीज थे. और अगर आपने थोड़ी सी रिसर्च करी हो, थोड़ा सा बैकग्राउंड लिया हो, तो ये मेजॉरिटी फैकल्टीज जो होती हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर ही होती हैं. वेयर जब मैं कुछ कोर टिपिकल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात करूं, या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में बात करूं, तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो सीनियर प्रोफेसर पढ़ाया करते थे, जिन्होंने काफी साल वो सब्जेक्ट्स पढ़ा लिए हैं और उनको अब नेसेसरी एक्सपीरियंस हो गया है. तो सबसे पहले तो ये बात एक्सपेक्ट करके चलो कि कोई जरूरी नहीं है कि आप जाओगे एज अ फाइनेंस एक्सपर्ट और आपको फाइनेंस का ही सब्जेक्ट पढ़ाने को मिल जाएगा. So teaching is going to be there, but it is majorly going to be for non-core subject. एक कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस है, टैक्सेशन हो गया, ठीक है, टैली हो गया, बहुत सारे जो ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो इनिशियली आपको पढ़ाने को मिलते हैं एट मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज. ठीक है, एंड द सेम वाज द केस विद मी आल्सो. ठीक है, सेकंड इज इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? आपको कॉपीज चेक करनी पड़ती है. तो जो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, या जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाते हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो सिस्टम क्या है कि जो कॉपीज हैं वो आपके कॉलेज का प्रोफेसर नहीं चेक करता. आपने एक बार एग्जाम दे दिया, सो नोबडी वुड कम टू नो, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को छोड़ के, ऑफ कोर्स, कि आपकी कॉपी कहां जाके चेक हुई, किसने चेक की, ये सब कुछ नहीं पता चलता. बट ऑफ कोर्स आपके पास भी कॉपीज चेक होने को आती हैं, आपको भी इवैल्यूएशन करना पड़ता है. द थर्ड पार्ट इज स्टडी मटेरियल. बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां आपको कुछ नोट्स देने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ हो गया, वर्ड हो गया, किसी ना किसी फॉर्म में, व्हाटएवर बी द फॉर्म, आपको उनको स्टडी मटेरियल देना पड़ता है. फॉर एग्जांपल हमारी जो कंपनीज लॉ की मैम थी ग्रेजुएशन के टाइम पे, वो हमें प्रॉपर नोट्स डिक्टेट कराया करती थी, या फिर कुछ ऐसी टीचर्स थी जो जीरोक्स शॉप पे दे देती थी कि भाई ये नोट्स हैं, इसको जीरोक्स करा लेना, इसका प्रिंट आउट ले लेना और इससे पढ़ाई कर लेना एग्जाम के टाइम पे. तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर पीडीएफ, वर्ड डॉक्यूमेंट में स्टडी मटेरियल भी क्यूरेट करना पड़ता है. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर टीचिंग. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज क्वेश्चन पेपर. भाई एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो तो ये भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पेपर बनाने को कह दिया जाए. अब वो मिड सेमेस्टर का हो या फिर फाइनल एग्जाम का हो, डजंट मैटर. वो एग्जाम में आएगा कि नहीं, डजंट मैटर. हर फैकल्टी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भाई आपने कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं, एंड देन द यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू चूज फ्रॉम कि कौन सा पेपर होगा, कौन से क्वेश्चन डाले जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ब्रॉडली अगर मैं टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं या टीचिंग पैरामीटर के बारे में बात करूं, तो ये 4 मेजॉरिटी ऑफ द काम है जो आपको टीचिंग फ्रेमवर्क के अंदर करने ही पड़ते हैं एट अ कॉलेज लेवल. ठीक है, आई होप टीचिंग रिलेटेड एलिमेंट आपको क्लियर हो गए होंगे.
आगे चलते हैं सेकेंड एलिमेंट के बारे में, विच इज द एलिमेंट ऑफ रिसर्च। अब वेदर यू हैव कंप्लीटेड योर पीएचडी और नॉट डजंट मैटर, आपने पीएचडी कर लिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं करिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में बात करते हैं, द मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट एनआईआरएफ रैंकिंग और एनी अदर रैंकिंग, हर रैंकिंग के अंदर रिसर्च का एक अच्छा खासा कंपोनेंट होता है। तो हर इंस्टीट्यूट अपने फैकल्टी को मोटिवेट करता है, ठीक है, उनको कहता है, प्रमोट करने की कोशिश करता है कि भाई रिसर्च करो। तो ब्रॉडली रिसर्च को इन डायमेंशंस पे देखा जाता है। फर्स्ट, आपको रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने होंगे, तो आप कोशिश करते हो कि अच्छे से अच्छे कॉलेज के अंदर, अच्छे से अच्छे बेहतरीन से कॉलेज के अंदर आप अच्छे रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर सको, ताकि आपकी रिकॉग्निशन बनी रहे। अगर रिसर्च नहीं करोगे तो हो सकता है कि जो एचओडी हो या जो प्रिंसिपल हो कॉलेज का वो कह दे कि भाई आप रिसर्च पेपर्स क्यों नहीं पब्लिश कर रहे, तो वो एक अच्छी इमेज नहीं भेजता है, वो एक अच्छा मैसेज नहीं भेजता है। तो इसलिए रिसर्च पेपर्स आपको लिखने पड़ते हैं। सेकेंड इज रिसर्च प्रोजेक्ट्स। अब वेदर आई टॉक अबाउट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, चाहे मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूं या फिर मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूं, स्पेशली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको सरकार से बहुत सारी ग्रांट मिलती रहती है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के अंदर आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की कैटेगरी में आता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस कह के उनको काफी सारी रिसर्च ग्रांट्स मिलती रहती है, जहां पे आप प्रपोजल दोगे और अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको रिसर्च ग्रांट्स प्रोवाइड की जाती है। तो हर कॉलेज चाहता है कि भाई उसके कॉलेज को भी रिसर्च ग्रांट मिले। तो एज अ फैकल्टी मेंबर आपको रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना पड़ता है, आपको रिसर्च ग्रांट्स भी लेनी पड़ती है। ओके, सो दैट इज अगेन वन ऑफ द डायमेंशंस। द थर्ड डायमेंशन ऑफ रिसर्च इज रिसर्च कोलैबोरेशन विद फैकल्टी। देखो, अब यहां पे दो डायमेंशन हो सकते हैं। अगर आप अपने सुपरवाइजर के साथ काम कर रहे हो, सुपरवाइजर आपका उसी कॉलेज के अंदर है, तो आप उनके साथ कोलैबोरेट करके भी काम करते हो, या फिर कॉलेज में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, एक अच्छी कोलैबोरेशन बनाने के लिए, ताकि आपकी रिसर्च सिर्फ आप तक ही ना लिमिट रह जाए, you try and collaborate with other faculty members also. For example, let's say आप असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको लगता है कि यार मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है रिसर्च के अंदर, तो आप एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर लेवल वाले जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में, उनके साथ मिलके रिसर्च पेपर्स पे काम करने लगते हो। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डायमेंशन। द फोर्थ वन इज रिसर्च वर्कशॉप्स। रिसर्च वर्कशॉप भी कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रिसर्च वर्कशॉप नहीं होगी तो आप लोग सीखोगे कैसे? जो भी आप पीएचडी में सीख के आए हो वहीं तक आपकी लर्निंग रुक जाएगी। यू विल नेवर बी एबल टू लर्न समथिंग न्यू। तो एज अ फैकल्टी मेंबर आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप उसको आप चाहे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कह लो, एफडीपी कह लो, रिसर्च वर्कशॉप्स कह लो, सेमिनार कह लो, वेबिनार कह लो, ये भी सब आपको रिसर्च के अंदर स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज कराना पड़ता है। मतलब जो वर्कशॉप्स होंगी उसमें आपको रिसर्च से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी या उससे रिलेटेड कोई टेक्निक सिखाई जाएगी। टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से आप कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक सीखना चाहते हो, लेट्स से रिग्रेशन सीखना चाहते हो, कि उसको किसी सॉफ्टवेयर पे कैसे रन करते हैं या कैसे एनालिसिस करते हैं, तो आपने एक एक्सपर्ट फैकल्टी इनवाइट कर ली और आपने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर दिया। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। आई होप ये सेकंड डायमेंशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन आई वुड से, जिसको स्टूडेंट्स जनरली इग्नोर करते हैं, क्योंकि भाई देखो इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट्स भी आपको मिलेंगे। टीचिंग असाइनमेंट्स हो गए, रिसर्च एलिमेंट्स हो गए, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट। कुछ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी दिया जाता है। ये मत सोच के चलना कि यार हम तो फैकल्टी हो गए तो अब हमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कितना भी बचने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत काम आता ही रहेगा। कहीं कहीं ज्यादा आता है किसी किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी किसी इंस्टीट्यूशन में कम आता है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये सब काम भी आपको करना पड़ता है। फर्स्ट एलिमेंट इज मेंटरिंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मतलब उन्होंने कुछ अपना प्रोजेक्ट करा लिया, कुछ अपना प्रोजेक्ट ले लिया किसी सोसाइटी के अंदर, तो आपको उनको गाइडेंस देनी पड़ती है। आपने देखा होगा, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के बारे में बात करूं तो बहुत सारी सोसाइटीज बनी हुई है, डांस सोसाइटी बनी हुई है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल बना हुआ है, देन वी हैव अदर रिसर्च रिलेटेड सोसाइटीज ऑल्सो। तो आपको उसके एडमिनिस्ट्रेटिव काम में घुसना पड़ता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन काम का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करो, आप वहां पे उनको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करोगे, गाइडेंस भी प्रोवाइड करोगे, और उससे रिलेटेड जो भी परमिशंस आप देखते हो ना कॉलेज में, फ्रेशर होता है, फेयरवेल होता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, उसमें आपको उनको डायरेक्शन करना होता है कि भाई क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक स्टूडेंट है जो फ्रेशर ऑर्गेनाइज कर रहा है, और वो फ्रेशर ऑर्गेनाइज करते समय गाने बजा रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ता है एज अ मेंटर कि आप ऐसे म्यूजिक की परमिशन ना दो या ऐसे डांसेस की परमिशन ना दो जो वल्गर हो एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत छोटी सी चीज है, बट आपको इसमें घुसना पड़ेगा, बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, उनको लगता है कि यार हम घर में तो सुनते ही हैं या फिर प्राइवेट में तो सुनते ही हैं, तो पब्लिक में भी चला सकते हैं। तो इस तरीके की मेंटरशिप के लिए फैकल्टी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भाई लेट्स से यू आर द इंचार्ज ऑफ लेट्स से डांस सोसाइटी या लेट्स से म्यूजिक सोसाइटी, तो ये भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट लेने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, मैंने भी ली थी भाई। ठीक है, सेकेंड इज प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। अब कॉलेज में आए दिन कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन, लेट्स से एआईसीटी हो गया, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हो गया,
यूजीसी हो गए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स, कंप्लायंसेस की भाई आपने क्या क्वालिटी मेंटेन करी है, आपकी फैकल्टी का डेटा हमसे शेयर करो, आपके स्टूडेंट्स कहां कहां प्लेस हुए, प्लेसमेंट डेटा शेयर करो। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, यूजीसी हो गए और अदर इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो आपसे मांगते ही रहते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि भाई जो रिपोर्ट्स की जानकारी है या प्लेसमेंट की जानकारी है वो आपको अच्छी बना के देनी होगी, क्वालिटी फ्रेमवर्क बना के देना होगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर को ही दे दी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एसोसिएट प्रोफेसर को नहीं दी जाती या प्रोफेसर लेवल फैकल्टीज को नहीं दी जाती, बट मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर को दी जाती है, क्योंकि एसोसिएट और प्रोफेसर लेवल पे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे उनके पीएचडी स्टूडेंट्स होंगे जिनको उनको एडिशनली गाइड करना होगा। ठीक है, तो मेरे एक्सपीरियंस में ये भी रिपोर्ट बनानी पड़ती है, मैंने भी बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाई है। नेक्स्ट पार्ट इज ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वहां पे हम बात करते हैं रिसर्च रिलेटेड एलिमेंट से, यहां हम बात कर रहे हैं कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार से। आपको और भी कॉन्फ्रेंसेज सेमिनार ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, फैकल्टी डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, जो रिसर्च से रिलेटेड ना हो, किसी और चीज से रिलेटेड हो। लेट से आप कोई नया टैक्सेशन बिल आया, उसके ऊपर कुछ ऑर्गेनाइज कराना चाहते हो, ठीक है, या लेट से आरबीआई रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइज कराना चाहते हो, जिसमें आप कोई बड़े इकोनॉमिस्ट को बुला रहे हो, किसी बड़ी फाइनेंस फैकल्टी को बुला रहे हो, या लेट से कॉर्पोरेट से किसी को बुला रहे हो, ताकि आप अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल इनसाइट्स दे सको कि यार ऑर्गेनाइजेशन में होता कैसे है, काम कैसे होता है। ठीक है, सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, सच एज अटेंडेंस। स्टूडेंट्स की अटेंडेंस आपको मेंटेन करनी पड़ती है, वो हमारे एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारी नॉन एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन भी आपको करनी पड़ती है। ठीक है, कि भाई टेस्ट कब कंडक्ट हुए, आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाए कि नहीं बनाए, अगर आपने क्वेश्चन पेपर बनाया तो आपने सेट्स बनाए कि नहीं बनाए, अगर आपने सेट्स बनाए तो उसके अंदर क्या लर्निंग आउटकम्स थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम भी आपको मिलने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है एट एन असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल। तो अब जब आपको ये सारी चीजें पता चल गई हैं, तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। देखो यार, हर चीज से भाग नहीं सकते लाइफ में। ठीक है, वो कहते हैं ना कि इफ यू वांट द रोजेस यू विल गेट द थॉर्न्स। अगर गुलाब चाहिए तो गुलाब के कांटे भी मंजूर करने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी पोजीशन पे जा रहे हो, कोवेटेड पोजीशन पे जा रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार मेरे को टीचिंग पसंद आता है, मैं सिर्फ टीचिंग करूंगा, रिसर्च नहीं करूंगा, या रिसर्च करूंगा लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट बिल्कुल ही नहीं लूंगा, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काम नहीं करूंगा। वो नहीं पॉसिबल है। आप चॉइस ले सकते हो कि आप टीचिंग ज्यादा करना चाहते हो, रिसर्च कम करना चाहते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट और कम करना चाहते हो, सो एंड सो फोर्थ। बहुत सारे लोग होते हैं जो एचओडी बनते हैं, ठीक है, या बड़ी पोजीशंस पे जाते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट लेने पड़ते हैं, ज्यादा काम करते हैं, तभी वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पहुंचते हैं। वरना आपको कोई एचओडी क्यों बनाएगा अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं आती होगी? तो सिर्फ पढ़ाना आता है तो सिर्फ पढ़ाओ ना, फिर एचओडी क्यों बन रहे हो? ठीक है, सो देयरफॉर दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस जो आपको करना ही पड़ता है इफ यू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एक्सपीरियंस क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार इसको? क्योंकि ये सारे टास्क जो मैंने लिखे, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 6 महीने जो मैंने काम किया था, उस 6 महीने के अंदर मैंने सारे चीजों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व किया था, या मुझे कह लीजिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और मैंने सारी चीजें बखूबी निभाने की कोशिश करी है। ऑफकोर्स पर्सनल प्रेफरेंसेस आपकी हो सकती है कि मुझे टीचिंग करने में ज्यादा मजा आता है या रिसर्च करने में ज्यादा मजा आता है, बट ये 3 ब्रॉड सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको निभानी पड़ेगी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी डाउट्स जो आपके दिमाग में होंगे बिफोर ज्वाइनिंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वो यहां पे क्लियर आउट हो गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट रह गया है, कोई सवाल रह गया है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। और अगर थोड़ा सा भी लगता है कि मैंने आपको कुछ ऐसा बताया, कुछ आपके साथ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करी जो पहले आपको नहीं पता थी, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।